परम आदरणीय चारण साहब, YN सिंह साहब, बेनीवाल साहब, आप लोगों का ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस कोरोना काल में भी बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और ऐसे टाइम पर हम लोगों ने इस तरह की जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमारे समाज में वो भी सब लोग मुख्य धारा में आएंगे और पूरे समाज के लिए एक एसेट की तरह काम कर पाएंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें जॉय ऑफ गिविंग, ये पक्का बात है कि जो देने से, दान देने से, लोगों का सहयोग करने से जो हमें आनंदित होते हैं हम, वो उसका कोई भी सीमा नहीं है। मैं अपने जीवन में भी देखा कि मैं एक बड़े गरीब परिवार से आया था। मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं छठी क्लास में, घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो आज मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे फ्री पढ़ाया और मुझसे पैसे भी नहीं दिए और हर तरह का सहयोग दिया। तो मैं वही एक मिसाल लेके चलता हूँ कि इस तरह के लोग होते जरूर हैं समाज में कि जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक परंपरा है और भारत में ये परंपरा तो बहुत पुरानी है। आज इससे मुझे एक बड़ा इंसिडेंट याद आता है कि अकबर के टाइम पे उनके नवरत्नों में एक अब्दुल रहीम खान खाना हुआ करते थे। वो कृष्ण भक्त थे और दान पुण्य करने वाले लोग में थे। तो तुलसीदास ने, उन्होंने जो खान खाना साहब जब दान देते थे तो अपने आंखें नीचे कर लिया करते थे। तुलसीदास ने उन्हें एक दोहा लिख के भेजा कि ऐसी देनी देन तुम कित सीखे हो, जो जो कर ऊपर करो नीचे नैन। तो तुलसीदास थे कि वो कि उनका भाव क्या है कि वो ऐसा जब भी दान देते हैं तो अपने आंखें नीचे देते हैं। इस पर जो वापस दोहा लिखा उन्होंने, वो वाकई एक मिसाल, सब लोग तो उसी पैटर्न पर ही चलना चाहिए। आज देखिए कि कई लोग फेसबुक पे और इन सब पे चीजों को डालने के लिए फोटो तो उनका जवाब था अब्दुल रहीम खान खाना जी का कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। मतलब देने वाला तो कोई और है, वो दिन रात भेज रहा है और हम पे लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं हम दे रहे हैं, इसलिए मेरे शर्म के मारे आंखें नीचे हो जाती है। तो मेरा मानना तो नए युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अनुसार, अपने जितने आपका क्षमता है उसके अनुसार आपको अपने आसपास के लोगों में जो भी आप दान पुण्य कर सकते हो वो करना चाहिए। दान पुण्य का मेरा मतलब ये नहीं है कि पैसे ही देना दान पुण्य है, विद्या एक बहुत बड़ी दान। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आसपास के 2 बच्चों को पढ़ा दो तो शायद वो लोग भी मुख्य धारा में आ जाएंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको कोट करना चाहूंगा बच्चों के लिए कि मेरी मदर को पढ़ने पढ़ाने का बड़ा शौक था। वो आज़ादी से पहले की MA इंग्लिश में की हुई, उन्हें बड़ा शौक था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। तो हम लोग यहाँ हाउसिंग बोर्ड में रहा करते थे, तो पास में बच्चा था, वो पढ़ता नहीं था, उसकी मम्मी बड़ी परेशान की पढ़ता नहीं है। तो उससे कह के वो पढ़ता 3rd 4th क्लास में। तो उसकी मेरी मम्मी आके कह के आए उससे, अगर तू बेटा क्लास में फर्स्ट आएगा तो मैं सोने की अंगूठी दूँ। तो अब वो बच्चा की अंगूठी मिलेगी, अंगूठी मिलेगी। अब वो बच्चा वाकई में उसके नंबर अच्छे आए तो मम्मी ने मेरी अंगूठी ला के उसको दी और आज वो देखता हूँ वो आज जोधपुर का एक बड़ा डॉक्टर है। वो बात जब भी मैं जाता हूँ तो वो याद करता है जब अम्मा जी ने मुझे अंगूठी दी थी, मेरे पास आज भी अंगूठी रखी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर आसपास के लोगों को मुख्य धारा में लेके आए, ये दुनिया और बेहतर हो सकती है और आप अपने क्षमता के अनुसार लोगों को दान पुण्य करें, वो ज़्यादा बेटर है। और युवा पीढ़ी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जैसे मैं देखा कोरोना काल में मेरे पास तो बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं जो कह रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, हम घर से बाहर निकल पा रहे हैं, हम आगे क्या करें, कुछ करें।
तो इस तरह परेशान तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि मेरा जीवन तो बड़ा संकट में रहा, लेकिन मेरे आस-पास के लोग, मेरे दोस्तों ने सहयोग किया। मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे ऑलमोस्ट 10 साल क्वारंटीन में रहना पड़ा। मैं 10 साल घर से बाहर नहीं निकला। 1990 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और 1999 में मैं आरएएस की ट्रेनिंग करने जयपुर गया। तो 9 से 10 साल तो मैं घर पे ही रहा, जिसमें मैं सालों-सालों घर से बाहर नहीं निकलता था। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपना स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, आप अपना और अपने साथियों का कॉन्फिडेंस बनाए रखें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जरा भी आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ा नहीं तो आपके दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट यही है कि ऐसे टाइम पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखें और अपने सपने जो हैं वो देखना बहुत जरूरी है। जब सपने देखेंगे तभी साकार होंगे, क्योंकि बिना सपने देखे आप उस पथ पे चलते ही नहीं है जिस पथ पे आपको चलना था। जब मैं आईएएस और आरएएस की तैयारी कर रहा था तो क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे था तो उस समय बड़ी दिक्कत थी कि ये बात है 98 की। तो मैं आरएएस की और आईएएस की तैयारी साथ कर रहा था कि मेरे किसी पड़ोस ने कहा कि आईएएस का एग्जाम होता है, इस तरह कुछ है, तो मैं ठीक है आईएएस की तैयारी करता हूँ। तो जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था तो मुझे ये शक था कि भाई मैं अगर सेलेक्ट हो गया तो ये लोग मुझे लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने खूब सारे लेटर लिखे, यूपीएससी को भी लेटर लिखे, आरपीएससी को भी लेटर लिखे कि मैं इस तरह का हूँ, अगर मुझे सेलेक्ट हो गया तो मुझे आप लोगे या नहीं लोगे। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था तो फिर मैं बड़ा परेशान हो गया कि भाई क्या करूँ, ऐसे तैयारी करूँ, लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा। मेरे भाई ने कहा कि आप तू तैयारी तो कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है कि ज़्यादा क्यों सोचता है कि आगे क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। देखिए वाकई बात बड़ी बात थी, तो मैं तैयारी तो करने लगा और मैं सेलेक्ट भी हो गया, दोनों में, आईएएस में भी और आरएएस में भी। और जो मुझे शक था वही हुआ, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आप व्हील चेयर पर हैं, आप नहीं ले सकते। तो फिर एक लड़ाई पैदा हुई दोबारा से कि भाई मुझे अब गवर्नमेंट से लड़ना है कि मुझे क्यों नहीं लेंगे वो। तो फिर मैं यहाँ पे सीएम से भी मिला, अशोक गहलोत जिस समय सीएम बने ही थे, ये 99 की बात है। उनसे जाके मिल के आया और उन्हें समझाया कि मैं जब एक जनरल कैटेगरी में फाइट करके मैं 12वीं रैंक लेके आया हूँ आरएएस में, तो मुझे ही ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है। कई बार तो आप कहते हो कि मैं चाहता हूँ कि डिसेबल्ड लोग आगे आए और मुख्य धारा में आए, और मैं जब एक जनरल कैटेगरी में, मैंने अपने फॉर्म में कहीं लिखा था कि मैं व्हीलचेयर पर हूँ, मैं जनरल कैटेगरी में अगर इतनी अच्छी रैंक लेके आ रहा हूँ तो मुझे बाहर क्यों निकाल दो। उनके बात समझ में भी आई अशोक जी के, और अशोक जी ने पूरे रूल्स को चेंज करा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेरे मदर के आशीर्वाद से मैं आरएएस में भी सेलेक्ट भी हो गया और मैंने जॉब भी ज्वाइन किया। लेकिन अंदर का जो मेरा टीचर था वो हमेशा ये चाहता था कि मैं एक्चुअली 95 से ही पढ़ा रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैं घर पे ही ट्यूशन पढ़ाता था। तो 2003 में मैंने जॉब छोड़ दी और दीक्षा क्लासेस को इस्टेब्लिश किया। तब से मैं दीक्षा क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 से 35 टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग आईआईटी और मेडिकल दोनों स्ट्रीम में पढ़ाते हैं। और मुझे यही लग रहा है कि इन बच्चों को यही बताऊं कि कभी हारने की जरूरत नहीं है। परेशानी तो आएंगी ही लाइफ में, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि अगर लाइफ में परेशानी नहीं आ रही है तो मुड़ के जरूर देखना चाहिए कि एक बड़ी परेशानी आने वाली है। अगर छोटी मोटी परेशानी आ रही है तो मतलब लाइफ सही चल रही है, और जहाँ लगता है कि कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो मतलब सब गड़बड़ चल रहा है, कुछ एक बड़ा धमाका होने वाला है। तो बेटर है छोटी मोटी परेशानी आए उसे सहन करो और मेहनत करो अच्छे से।